हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर। क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर यानी MPCE 011 जिसका कोड है, साइकोपैथोलॉजी जिसका नाम है, इस पेपर के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये सीरीज में 5th वीडियो है और अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं, यानी कि लगभग मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था 6 to 7 वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी सीरीज को। मेरे ख्याल से ये 5th वीडियो है तो शायद 6 तक सारा कुछ एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही है हमने एक वीडियो में सफिशिएंट टॉपिक लेते हुए चीजों को हम लेके चल रहे हैं। आज हम परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से आगे बात करेंगे। प्रीवियस में आपने काफी सिजोफ्रेनिया, ADHD, बड़े बड़े सभी डिसऑर्डर्स आपने पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एटियोलॉजी समझेंगे, कॉजेज, उनके बाकी चीजें, सिम्टम्स वगैरह जो भी होता है। इजी नोट्स अगर आपने परचेज किए हुए हैं तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके और फिर अपने नोट्स पे वापस जा सकते हैं, तो चीजें और आसान हो जाएंगी समझने के लिए। और अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए फिलहाल परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से शुरुआत करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का न्यू नेम जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मैंने आपको पहले भी कई चीजों में ऐसा बताया है, जैसे कि आपने देखा था कि पैरानॉइड को भी हम डिल्यूजनल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको आज हम जानते हैं, वो पहले मेंटल रिटार्डेशन कहलाता था। लेकिन एग्जामिनेशन में आपके कोई भी नाम आ सकता है, आपको दोनों नाम को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंटल फेज में नोटिसेबल होते हैं। अर्ली डेवलपमेंटल कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो पूरा ही चलता रहता है जीवन भर। DSM-5 के अकॉर्डिंग इसका नया नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक ग्रुप है न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस का, जिसमें कई सारे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, जिसमें मेजरली सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर पर फोकस होता है। ये वाले पार्ट जो होते हैं किसी भी पर्सन के, बच्चे के, ये वाले पार्ट अफेक्टेड होते हैं। दीज डिसऑर्डर्स टिपिकली मैनिफेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग, जिसमें कि ये फंक्शनिंग की हमने बात कर ही ली है। The term pervasive refers to the fact that these disorders impact a wide range of behaviors and developmental areas, जैसे कि लैंग्वेज, कॉग्निशन और सोशल स्किल्स। किसी भी बच्चे के लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, कॉग्निशन यानी ब्रेन रिलेटेड जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं, क्या मतलब होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। ये एक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी है, टाइप है, that are marked by developmental delays in multiple areas of functioning। ये जो disorders होते हैं are often diagnosed in early childhood, typically before the age of 3, and can vary widely in severity। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये अगर डिसऑर्डर के लिए एफर्ट्स ना किए जाएं तो ये और ज्यादा बिगड़ता जाता है। The core features of PDD are impairments in social communication and restricted or repetitive behavior, which can affect the individual's ability to interact meaningfully with others, और एवरीडे एक्टिविटीज में भी उसको प्रॉब्लम आती है। इनके टाइप की बात करें तो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली क्योंकि इसका नाम ही है, आपने पढ़ा है, इसको अब ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी और समझेंगे कि इन जब ऑटिज्म के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं तब क्या होता है। ये मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली डायग्नोस्ड कंडीशन है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसके साथ भी वही चीज हो रही है जैसे आपने पैरानोया में देखी थी, कि पैरानोया में हमने अंदर चल के भी डिल्यूजन देखा था और उसको हमने डिल्यूजन से भी कंपेयर किया था, बिल्कुल वैसी बात है। वाइडली डायग्नोस्ड कंडीशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, डिफिकल्टी इज इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, और कोई भी रेस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव बिहेवियर बच्चे का करना। सिम्टम्स जो होते हैं वो कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जिसमें किसी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ नॉर्मल लाइफ भी जी लेते हैं विद लिटिल इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन एंड टेलर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इनको एजुकेशन लेवल पर काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पुअर देखे जाते हैं। जिन भी बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके साथ में 70% केसेस में देखा गया है कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, क्योंकि वो भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है और इसमें साथ में देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच इज एस्पर्गर्स सिंड्रोम। ये अब ASD का ही एक पार्ट है DSM-5 में। आप समझ रहे होंगे ना कैसे ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो रिप्लेस भी करते हैं एक दूसरे को। अब जब जैसे जैसे अपडेटेड होता है तो DSM-5 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एस्पर्गर्स सिंड्रोम वाज प्रीवियसली कंसीडर्ड अ सेपरेट कंडीशन, लेकिन अब इसको ASD की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस सिंड्रोम के अकॉर्डिंग जनरली हैव नॉर्मल और अबव एवरेज इंटेलिजेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बट एक्सपीरियंस चैलेंजेस विद सोशल इंटरेक्शन। इस सिंड्रोम में जो बड़ा इश्यू देखा जाता है वो हम सोशल इंटरेक्शन में देखते हैं, और कोई भी बिहेवियर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव वे में करना
इस तरीके का हमें जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है। दे ऑफ्टन स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज एंड बिल्डिंग पीयर रिलेशनशिप। सोशल लेवल पे बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि ये हमने हाईलाइट किया ही अभी। इसके बाद आता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, सीडीडी जिसे भी हम कहते हैं, सीडीडी। इसको हम हेलर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। नाम तो आप इतने जानेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। ये थोड़ा रेयर और सीवियर कंडीशन है, जहाँ पे चाइल्ड जो होता है typically develops for the first 2 years of life and then experiences a significant loss of previously acquired skills, जैसे कि मोटर, सोशल और लैंग्वेज एबिलिटीज। ये बच्चा पहले एक्वायर तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका लॉस भी उसके अंदर शुरू हो जाता है। अब इसीलिए इसको रेयर कहा गया है, क्योंकि ऐसा रेयर केसेस में ही होता है। The regression is often dramatic and the child may show profound impairments in social interaction, communication and behavior after the regression period. फिर आता है रेड सिंड्रोम। रेड सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको जेनेटिकली होता है ये। that primarily affects girls and leads to a period of normal development followed by a loss of powerful hand movements and speech. धीरे धीरे ये भी थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन ये गर्ल्स में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल विद रेड सिंड्रोम often develop repetitive hand movements, motor impairments and severe cognitive disabilities. ये यहाँ पे देखने को मिलती है इस वाले डिसऑर्डर में। This condition associated with mutations in the MECP2 gene, ये इसका रीजन हो जाता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं परवेसिव के, जिनके सिम्टम्स को स्पेसिफिकली नहीं बता पाते हैं कि ये ऑटिज्म वाले लग रहे हैं या ये किसी रेड डिसऑर्डर के लग रहे हैं। तो ऐसे केस में जब ये डायग्नोज होता है, इज अ डायग्नोसिस यूज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल शोज सम बट नॉट एट ऑल। जैसे आपने पढ़ा था ना, मैंने डिल्यूजन में बताया था कि मिक्स्ड टाइप डिल्यूशन भी होता है, तो उसी तरीके से ये सब भी हो जाते हैं। दीज इंडिविजुअल्स में हैव सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एज वेल एज रेपिटेटिव बिहेवियर। कुछ जो है वो नजर आएंगे ऑटिज्म के, कुछ दूसरे स्पेसिफिक डिसऑर्डर के नजर आएंगे, तो मिक्स टाइप का ये हो जाता है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो लार्जली ऑटिज्म में डिस्क्राइब होता है, जिसको अब ऑटिज्म ही कहा जाता है, पहले के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने इसमें बता दिया कि कौन कौन से आते हैं। वहां पे हम कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इन सब में डिफिकल्टी देखते हैं। ठीक, आ जाते हैं सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एक रेयर और क्रॉनिक कंडीशन है जो कि सोशल डिटैचमेंट के पैटर्न से कैरेक्टराइज होती है एंड लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन। जो भी पर्सन सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाते हैं, उनके अंदर हमें सोशल डिटैचमेंट एक तो देखने को मिलता है, और उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये कैसे होता है अभी आगे बात करेंगे। पीपल विद एसपीडी ऑफ्टन अपीयर अलूफ, इंडिफरेंट एंड सॉलिटरी, शोइंग लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप। वैसे तो आजकल लोग अपने आप में ही इतना ज्यादा खुद से ही ज्यादा इतने ज्यादा प्यार करने लगे हैं कि लोगों से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं ऐसे लोग। लेकिन हम उनको खैर इस कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं अपने फैमिली मेंबर से भी ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, बहुत ज्यादा अकेलापन उन्हें पसंद होता है। ये अडल्टहुड में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे तो ज्यादातर रहना ही चाहते हैं सबके बीच में। ये एक सर्टेन एज में आके, अडल्टहुड में आके ज्यादा होता है। और इसकी वजह से जो लोग होते हैं ना, अपने इमोशंस को भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, तो पता नहीं चल पाता कि उनके मन में चल क्या रहा है। इसीलिए ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट होता है, क्योंकि ये पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो यही है इसका, क्योंकि एक मेजर कॉज है डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। ऐसा पर्सन जो होता है वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप बनाने में दूरी करता है लोगों से, और उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है कि लोग उसके आसपास आए, अकेलापन पसंद होता है। अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को वो लिमिट कर लेता है। वो खुद से तो वो फील करता है चीजों को, ऐसा नहीं कि उसको फील नहीं होता, लेकिन वो इमोशंस में इतना कोल्ड हो जाता है कि दूसरों के साथ वो उस फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहता होता, वो अपने तक ही रखना चाहता है। लैक ऑफ डिजायर फॉर इंटीमेसी। अब क्योंकि जब रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहेगा, तो उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं आता है, अनइंटरेस्टेड हो जाता है वो, और रोमांटिक इंटरेक्शन में भी उसको अच्छा नहीं लगता, और ऐसी सिचुएशन को वो अवॉइड करता है जहां पर कोई भी इमोशनल क्लोजनेस एक्सपेक्ट की जाए, मतलब उससे भी एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो बहुत कुछ किसी के लिए करेगा। इंडिफरेंस टू प्रेज और क्रिटिसिज्म। उसको ना तो किसी को प्रेज करने का मन करता है, ना किसी को क्रिटिसाइज करने का मन करता है। इतना न्यूट्रल टाइप का बिहेवियर होता है इसमें, जो होता है ना, वो एक न्यूट्रल टाइप का बिहेवियर होता है पर्सन के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज हम देखते हैं। तो न्यूट्रल मतलब हर चीज में न्यूट्रल, इसलिए मैंने लिखा। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एक्टिविटीज। वो ऐसी चीजों में इंगेज होना बेहतर पसंद करेगा, जैसे कि रीडिंग या टीवी देखना, लेकिन अकेले, सब चीजों को अकेले करना, ग्रुप में बैठ के नहीं, लोगों के साथ में नहीं होना चाहता है। तो ये सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। कॉजेस की बात करें तो कोई पर्सन ऐसा क्यों करता होगा?
पहले तो आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ हद तक ये जो फैक्टर्स होते हैं ये जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटरी कंपोनेंट होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका प्राइमरी रीजन मैं कहूंगी इसको, क्योंकि बच्चे को जब बचपन में कोई बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट मिलता है, इमोशनल नेग्लेक्ट मिलता है, या फिर उसको ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, तो ऐसे में बच्चा जो आगे चल के है ना, वो अपने आप को अकेला रखना चाहता है दुनिया से। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में ये भी हो सकता है कि मिसट्रस्ट का इशू, ट्रस्ट ना कर पाना लोगों पे, तब भी ऐसा हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में कहते हैं कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई इशू होने की वजह से, ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री में इमोशनल प्रोसेसिंग रिलेटेड इशू होने की वजह से, जैसे मूड डिसऑर्डर्स में होता था, वो भी हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये एक चैलेंजिंग कंडीशन होती है, क्योंकि जो पर्सन किसी से कनेक्टिव होना नहीं चाहता, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ऐसे किसी पर्सन के पास, एक नॉर्मल इंसान की बात करें, साइकोलॉजी वालों की बात नहीं करें, साइकोलॉजी वाले फिर भी बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है, अगर कोई वो किसी के संग एफर्ट्स कर रहा है बातचीत करने में, लेकिन अगर उस पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोई किस हद तक किसी के साथ मैनेज कर सकता है। फैमिली मेंबर्स के केस में भी यही होता है कि एक पॉइंट पर आकर फैमिली भी अपने अपने काम में लग जाती है, सब एक दूसरे के इतनी केयर नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तब हम कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को हमें समझना है। साइकोथेरेपी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें उनको किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम सीबीटी दिलवा सकते हैं। मेडिकेशंस भी होते हैं इसके लिए, बट बेस्ड ऑन की सीवियरिटी क्या है तभी मेडिकेशंस दिए जाते हैं, वरना इससे काम चल जाता है। तो ये कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जो आपने देखा, जो बेसिकली सोशल डिटैचमेंट और कोल्डनेस पे दिखाता है, हमारे कोल्ड रिलेशनशिप्स को मेंशन करता है। आ जाते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर पे, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज समझिएगा, हमने डिल्यूजनल डिसऑर्डर को पहले भी थोड़ा अंडरस्टैंड किया था, वहां पर हम एज अ टाइप समझ रहे थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि हम बाद में इसकी बात करेंगे। ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है, ये अपने आप में एक अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और डिल्यूजन्स जो होते हैं वो सिम्टम्स भी होते हैं सिजोफ्रेनिया में। तो डिल्यूजन अकेले ही हमें कई जगह पर अलग अलग तरीके से नजर आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। एग्जाम की बात बाद में करूंगी, क्योंकि एग्जाम में तो खैर आते ही हैं ये, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी समझिए, आपको समझना चाहिए कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि डिल्यूजन्स को समझने के लिए हम इल्यूजन्स को समझेंगे। ओके, इल्यूजन्स लिख लेते हैं और दूसरा लिख लेते हैं डिल्यूजन्स। तो इल्यूजन्स में मैंने आपको बोला था कि इल्यूजन्स क्या होते हैं, जो हमारी आंखों का धोखा होते हैं। एक तरीके से आपका रिवीजन करा रही हूं कि जब हमें आंखों का धोखा होता है तो हम उसको इल्यूजन्स कहते हैं। ठीक है, आंखों का धोखा कैसे होता है कि हमें लग रहा है कि कोई चीज जो है वो ऐसी दिख रही है, पर जब पास जाके देखा तो वो चीज नहीं है। आंखों का धोखा हो सकता है, हम कहते हैं कि अरे हमें कोई आज रास्ते में दिखा था, पर बाद में पता चलता है कि वो पर्सन वो नहीं था। तो ये इल्यूजन है। और इल्यूजनल इमेजेस आप बहुत सारी देखते हैं, जिसमें इस तरीके के इमेजेस जो होते हैं, इल्यूजनल इमेजेस जो होते हैं, तो वहां पे हमारी आंखों का धोखा हो रहा होता है, मतलब कुछ और होता है और हमें कुछ और नजर आता है। लेकिन डिल्यूजन्स क्या होता है, हमारे मन का धोखा। मन का धोखा क्या मतलब हुआ, मन का धोखा मैंने समझाया भी था कि जो हमारा मन मान ले और उसको वो बदलने को राजी ना हो। हमारे मन ने मान लिया कि कोई हमसे बहुत ज्यादा हेट करता है, तो हम वो नहीं भी करता है, पर हम वैसा फील करने लगेंगे उसके बारे में कि वो पर्सन अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमसे हेट करता है। तो इस तरीके से हमारी भी उस पर्सन के टुवर्ड्स एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, है ना। तो इसी को हम कहते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब हमारा मन बहुत तरीके के थॉट्स बनाने लगता है और उनको पक्के से मान लेता है, बिल्कुल उस पर्सन को अगर ये भी बताया जाए कि ऐसा नहीं है तो वो यकीन नहीं करता। और इसकी सिवियरिटी ये तक होती है कि जब ऐसे पर्सन को उसके स्कैन्स या कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू एक साइंटिफिक रिपोर्ट उसके सामने आ रही है, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं होता है। मतलब कई बार तो लोग ये मान लेते हैं कि मुझे ये बीमारी है, और उसके बाद उनके एविडेंसेस भी दिखाए जाएं कि नहीं आपके रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो भी वो नहीं मानता है। आप सोचिए डिल्यूजन्स इस हद तक एक्सट्रीम हो सकते हैं। और ये जब एक सिम्टम थे सिजोफ्रेनिया का, तो खुद सिजोफ्रेनिया कितना एक्सट्रीम होगा आप समझ लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि वो काफी सीरियस डिसऑर्डर होता है। तो डिल्यूजन्स अपने आप में काफी प्रॉब्लम कर देते हैं जब किसी पर्सन को होते हैं। अब डिल्यूजन डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, जो कि कोई एक या एक से ज्यादा परसिस्टेंट नॉन बिजारे डिल्यूजन्स हो सकते हैं। कैसे कोई थॉट्स होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर आते हैं, दे आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अदर साइकेट्रिक और मेडिकल कंडीशन, जो किसी भी मेडिकल कंडीशन से डिफाइन नहीं किया जा सकते। अ डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीव, ये लाइन ध्यान रखिए। डिल्यूजन क्या है, एक फॉल्स बिलीफ है दैट इज हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डिस्पाइट क्लियर एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब उससे उल्टी बात भी दिखाई जाए तब भी पर्सन उस बात को मानने को तैयार नहीं होता, ऐसा फॉल्स बिलीफ ही डिल्यूजन कहलाता है।
These delusions are often preoccupying and can significantly affect an individual's behavior and functioning. जाहिर सी बात है। अब क्या इसके फीचर्स होते हैं? प्राइमरी फीचर ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन्स दैट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 1 महीने तक वो पर्सन लगातार उस चीज को दिखा रहा है। ये टिपिकली नॉन बिजारे होते हैं, मीनिंग दे इन्वॉल्व सिचुएशंस that could potentially happen in real life such as being followed, poisoned or having a romantic partner who is unfaithful। कोई भी ऐसा थॉट जो हो सकता है पर अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिएगा कि जब डिल्यूजन होता है, जैसे कि इंसान को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे देगा, धोखा दे रहा है, उसने भी दिया नहीं है, हो सकता है वो फ्यूचर में दे दे, लेकिन अभी उसने नहीं दिया है, और उस तब तक हम जो थॉट बना लेते हैं वही डिल्यूजन कहलाता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। नॉन विजारे डिल्यूजन्स क्या होता है? यहाँ पे हम शायद इसके टाइप की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ही इसको भी रखा गया है, क्योंकि टाइप में तो फिर और दूसरे हो जाते हैं। अब डिल्यूजन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम देखते हैं कि कुछ नॉन विजारे डिल्यूजन्स भी होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट बिलीव दैट देयर पार्टनर इज चीटिंग विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ और दैट दे आर बीइंग हैरेस्ड बाय अ नेबर। अपने किसी भी पर्सन के बारे में इस तरीके का थॉट डेवलप कर लेना, या अपने बारे में इस तरीके का थॉट डेवलप कर लेना। हेलुसिनेशंस के एब्सेंस भी हो सकते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन प्लस हेलुसिनेशंस होते ही होते हैं। जब सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और कुछ साइकोमोटर सिम्टम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें हो सकता है ऐसे भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकते हैं जिनमें हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि डिल्यूजन्स में हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस में डिल्यूजन्स हो सकते हैं। ये सब जितनी चीजें हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग कुछ भी नहीं है। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिलेटिवली नॉर्मल फंक्शनिंग हो, तब जब डिल्यूजन्स की डिग्री बहुत लो होगी। ये ऐसी है जो माइंड में तो आ रही है लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल रही है किसी पर्सन के ऊपर, तब अपनी डेली लाइफ को मेंटेन करने की एबिलिटी उनके अंदर होती है। आराम से रिलेशनशिप भी चलते हैं, सोशल इंटरेक्शन भी चलते हैं, और आप कभी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि उनके अंदर डिल्यूजन्स की प्रॉब्लम है। वो इतनी लोअर लेवल की होती है, थोड़ी बहुत तो सब में होती है, आप समझ लीजिए। अच्छा, लैक ऑफ इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग। Unlike psychosis, individual with delusional disorder are usually not entirely disconnected from reality। वो आपको बहुत रियल लगेंगे और ऐसा लगेगा सब चीजें तो हो ही रही हैं, सब चीजें तो चली रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टाइप्स पे आते हैं, जिन टाइप के बारे में मैंने बात की थी आपसे, जहां पर मैंने लास्ट में आपको इरोटोमैनिक भी बताया था, आपको ध्यान होगा, आज हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ये कुछ टाइप है, इनके अलावा और भी होते हैं, थोड़ा आप गूगल करेंगे, कहीं और देखेंगे तो आपको और डिफरेंट टाइप भी दिख जाएंगे, पर ये तो दिखेंगे जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला जो है परसिक्यूटरी टाइप है। टाइप्स के नाम याद कर लीजिए, डिल्यूजन के टाइप बहुत पूछे जाते हैं, आपको नाम सही से लिख के आने पड़ेंगे, है ना, ऐसे स्टोरी मत बनाइएगा। परसिक्यूटरी टाइप क्या होता है? ये इसमें पर्सन को फील होता है कि परसिक्यूशन हो रहा है उसके साथ में। ये एक ऐसा कॉमन सब टाइप है वेयर द पर्सन बिलीव दे आर बीइंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट, हैरेस्ड और परसिक्यूटेड। उन्हें फील होता है कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ऑफिस में बॉस को ऐसा लग सकता है कि मेरा स्टाफ मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऑफिस के कुलीग्स को लग सकता है कि बाकी के लोग जो है वो मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। वर्क प्लेस में ज्यादा देखने को मिलता है, अदरवाइज भी किसी पर्सन को लग सकता है कि लोग उसके खिलाफ जो है, जो कोई भी ऐसी पोजीशन पर होता है जिसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, वहां पर ज्यादा परसिक्यूटरी देखने को मिलता है, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा ना कि कोई हमारे संग कुछ तब करेगा जब उससे हमसे कुछ मतलब होगा, कोई लेना देना होगा। मैं अब बिना बात के मैं सोचने लगूं कि उधर कहीं दूर दूर देश में बैठा इंसान मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कनेक्शन जरूरी है। इसके बाद आता है ग्रेंजॉइड टाइप, जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रेंजॉर, ये भी बोलते हैं। इंडिविजुअल विद दिस सब टाइप होल्ड एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, बिलीविंग दैट दे हैव एक्सेप्शनल एबिलिटीज, फेम और स्टेटस। खुद को बहुत पावरफुल समझना, खुद को ऐसा मान लेना कि सबसे ज्यादा फेम हमारे पास है या नहीं है। तब ये भी ध्यान रखिए, अगर कोई पर्सन फेमस है और वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं फेमस हूं, तो उसे कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो वह जो है वैसा सोच रहा है अपने बारे में। लेकिन ये सब ना होने पर भी बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर लेना और उस चीजों को इतना एक्सट्रीम लेवल तक मान लेना, वो पर्सन को प्लेजर तो देता है माइंड में, लेकिन ये एक टाइप की एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसको हम ग्रेंडोइज टाइप कहते हैं। जेलस टाइप क्या होता है? दिस सब टाइप इज मार्क्ड बाय द डिल्यूजन दैट वंस पार्टनर इज अनफेथफुल। उसको लगेगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ ट्रू नहीं है, और वो ऑब्सेसिव बिहेवियर में एंगेज हो सकता है, जैसे बार बार अपने पार्टनर की मॉनिटरिंग करना। जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये डिल्यूजन देखने को मिलता है। वो अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर चीजें कुछ ऐसी हो सकती हैं जो मेरे अगेंस्ट हार्मफुल हो सकती हैं, मतलब मेरे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ऐसे केस में बहुत सारे मेल अपनी फीमेल पार्टनर के साथ इस तरह की चीजें करते हैं, और फीमेल भी कम नहीं है, वो भी मेल पार्टनर के साथ ऐसा करती है। तो ये वाला टाइप का डिल्यूजन उनमें देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने कहा कि डिल्यूजन ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग बहुत नॉर्मल लाइफ आराम से जीते भी रहते हैं,
तो ये वही कैटेगरीज हैं जो हमारे आसपास हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, जब अपने पार्टनर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। और एक एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं में ये होता है, औरों में भी देखने को मिल सकता है। फिर आता है इरोटोमैनिक टाइप, ये थोड़ा रेयर होता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें इंसान को लगने लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो उनसे प्यार करने लगा है, अफेक्शन हो गया है, इश्क हो गया है, मोहब्बत टाइप की। तो नाम ही इरोटोमैनिक इसका है कि जिसमें पर्सन को क्या लगता है कि जो कोई भी पर्सन है वो उनके संग है। अच्छा, हमने मेंशन किया है कि ऑफ्टन अ फेमस पर्सन और पर्सन विद हायर सोशल स्टेटस, मतलब यहाँ पे इसको मेंशन करने का ये मतलब है कि वो पर्सन उसके लिए भी वैल्यूएबल हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो पर्सन हमें अच्छा लगता ही लगता है। वैसे भी कहते हैं ना कि जब हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम उससे इम्प्रेस्ड होते हैं, तभी तो हम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है कि कोई फेमस होगा, ऐसा नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी की ही बात हो रही है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, उसकी नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो उसके लिए वैल्यूएबल होगा, बाकी चाहे दुनिया के लिए कोई भी मैटर ना करता, है ना। तो इस तरीके से उनको लगता है कि उस इंसान को उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। सोमैटिक टाइप, सोमैटिक में वर्ड आपको समझा चुकी हूँ। सोमैटिक जो है वो सोमा से बना है, मतलब कोई फिजिकल डिफेक्ट या मेडिकल कंडीशन के बारे में थॉट बना लेना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे हो गई है और अब वो ठीक नहीं हो सकती, तो इस तरीके का थॉट बना लेना। फिर मिक्स्ड टाइप मैंने बताया था, मैं डिल्यूजन के बारे में थोड़ा आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो अभी आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। ये जब होते हैं जिसमें कोई भी मिक्स टाइप होता है, कोई भी टाइप मिक्स हो जाता है आके, तो नॉन बिजारे डिल्यूजन होते हैं। बेसिकली हमने समझ लिया, मेरे ख्याल से शायद इसका लास्ट वाला पार्ट है ये, कि कैसे पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वेरियस सब टाइप्स होते हैं। ओके, आते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स की तरफ। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में हम एक ब्रॉड टर्म है जो एक ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस को कैटेगराइज करती है। इसमें हम हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, मैंने मिक्स कर दिया, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में तो साइकोटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया भी साइकोटिक डिसऑर्डर का एक टाइप है, हेलुसिनेशन भी एक टाइप है। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर एक ब्रॉड टर्म होती है जिसके अंदर एक बहुत सारे मेंटल कंडीशंस आती हैं, और वो मेंटल कंडीशंस में बहुत ही डिफिकल्ट मेंटल कंडीशंस आ सकती हैं। अगर आपको ध्यान हो सीरीज में, जब हम डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, दो टर्म आई थी, जब मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम होती हैं, अगर यहाँ मेंशन होंगी मैं जरूर बताऊंगी, मैंने ऐसे कुछ उस समय बोला था आपको, तो वो भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आता है, क्योंकि बहुत ही ऑफ टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो फिलहाल ये हम देखते हैं कि रियलिटी टेस्टिंग, लॉस्ट टच विद रियलिटी, दिस कैन मैनिफेस्ट थ्रू सिम्टम्स सच एज हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। Psychotic disorders can significantly disrupt a person's ability to function in everyday life, जिसमें रिलेशनशिप, वर्क और सेल्फ केयर होता है। आते हैं इधर हेलुसिनेशंस की तरफ, डिल्यूजन्स की तरफ। थोड़ा तो आपने पढ़ा ही है ये, जैसे भी डिल्यूजन्स हम पढ़ के आए हैं, तो ये वाला पार्ट आप जानते हैं। एक बार क्विकली इसको रीड कर लीजिए, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है। लगभग कुछ ऐसा हमारा 23-24 मिनट का वीडियो हो गया है, और फिर आगे देखेंगे आप ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। मैं वापस आ जाती हूँ क्लास में। अब हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? ऐसी थॉट्स का परसेप्शन, ऐसी थिंकिंग के बारे में माइंड में क्रिएट कर लेना जो रियल में नहीं है, सच में नहीं है। सबसे ज्यादा ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, और ये एक नॉर्मल चीज भी है, ऐसा नॉर्मली भी हो जाता है लोगों को कि उन्हें डाउट होता है कि शायद मुझे किसी ने आवाज दी। ऐसा हम सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। हमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने पूरी लाइफ में कभी ऑडिटरी हेलुसिनेशन को फेस ना किया हो। पर ये प्रॉब्लम कब है, ये डिसऑर्डर कब है? जब जिनके साथ में और भी इश्यूज होते हैं, डिल्यूजन्स होता है। सिजोफ्रेनिया का तो ये बड़ा ही मेजर और कॉमन सिम्टम है, हेलुसिनेशन, और तब ये प्रॉब्लम बनता है। अब अगर मुझे कोई बार बार ऐसा लग रहा है मुझे नेहा कह रहा है, आवाज आ रही है मुझे, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे बार बार मेरे नाम ही गूंजता जा रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज होती है हेलुसिनेशंस में, वहां लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, दिखाई नहीं देती, क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है। वहां पे क्या होता है कि पर्सन को महसूस हुआ कि जब उसने इधर देखा तब उसको लगा कि कुछ मेरे लेफ्ट से निकला, जब वो कुछ वर्क कर रहा है तो उसको लगा कि शायद पीछे कोई था। ये शायद वाली सीन होता है, ऐसा नहीं है कि वाकई में मैं यहाँ पर देख रही हूँ और मेरे यहाँ से कोई निकल के चला गया, मतलब ये तो फिर तो इस एम्प्टी रूम में और भी मुझे डर लगने लग जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा डराने वाली चीज होती है ये। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें पर्सन को ऐसी चीजें फील होती हैं जो रियल नहीं है। डिफरेंट टाइप के होते हैं हेलुसिनेशंस, मैंने आपको बताया था हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं, तो 5 टाइप के ही होते हैं, जिसमें से हियरिंग के केस में हम देखते हैं कि जब ये एक्सट्रीम हो जाते हैं ना हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया में, जो बता रही हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो एक थर्ड पार्टी की तरह दो लोगों को बात करते हुए देख रहे हैं। हेलुसिनेशंस इस हद के एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक तो हेलुसिनेशंस होते हैं कि हमें लग रहा है कोई हमसे बात कर रहा है, हमें सुना, हमारा नाम ले रहा है, हमें कुछ सुनाई दिया,
और दूसरा वो भी होता है जिसमें उस इंसान को लगता है कि वो दो लोगों को बात करते हुए सुन रहा है, और ऐसे में यहाँ पे विजन वाला भी मिक्स हो जाता है, उसको ये दिखता भी है कि वो दो लोग बात कर रहे हैं। अभी अभी तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें पर्सन को क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है, राइट? तो ये एक नॉर्मल लेवल पर होता है, जब एक्सट्रीम पर जाता है तो उसको कुछ विजिबिलिटी भी फील होने लगती है कि हाँ ये दो लोग बात कर रहे हैं, राइट? ऐसे शायद आपने किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा। गॉड, फिलहाल तो हेलुसिनेशन इस तरीके से होते हैं। डिल्यूजन्स में मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं, तो पूरा टॉपिक ही पढ़ के आए हैं हम, तो डिल्यूजन्स भी क्लियर है आपको। हेलुसिनेशन समझ में आ गए, डिल्यूजन समझ में आ गए। अभी हम हेलुसिनेशन डिल्यूजन में डिफरेंस भी पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या फर्क होता है। दोनों कनेक्टेड भी हैं और दोनों में फर्क भी है, और ये आता भी है एग्जाम में, वही से मैंने बनाया है। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। अच्छा, एक चीज का रिवीजन करा देती हूँ, पढ़ ही रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने ये दोनों मैंने ये दोनों सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स बताए थे। ये लैगिंग क्यों होने लगी है मेरे इस पे बोर्ड पे, सिम्टम्स बताए थे। अब इसके बाद अब हम जो बात करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, मतलब थिंकिंग में इश्यू होना, ये नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव सिम्टम्स में आने लगता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, ये भी नेगेटिव सिम्टम्स में है। और फिर इन्होंने नेगेटिव सिम्टम्स में कुछ और स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए हैं, तो आप चाहें अगर ये हेडिंग ना भी लिखें बाय एनी चांस, मैं कट करी तो उसको मत समझिएगा कि मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ नेगेटिव सिम्टम्स में हमने और इनके अलावा क्या चीजें हो सकती है वो मिक्स कर दी है। देखिए, पर्सन के सोचने का तरीका इतना इलॉजिकल हो जाए, स्पीच भी बहुत इलॉजिकल हो जाए, एक टॉपिक से दूसरे पे जंप करना, बात आधी छोड़ के नई शुरू कर देना, ये जब सिम्टम्स एक्सट्रीम पर होने लगते हैं तो ये सिजोफ्रेनिया के अंदर एक सिम्टम होते हैं, बट ये भी साइकोटिक डिसऑर्डर में आते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या स्पीच होना। फिर मोटर बिहेवियर में आना, जिसमें मैंने कैटेटोनिया का नाम लिया था, आपको ध्यान होगा, कैटेटोनिया स्टपर बोला था। तो ये कैटेटोनिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें इस तरह से चाइल्डिश बिहेव करता है बच्चा, सॉरी पर्सन, बच्चा नहीं करता है, ये बच्चे के केस में नहीं देखने को मिलता, बड़ों के केस में देखने को मिलता है। पर्सन जो है वो उसका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका या बॉडी मूवमेंट ऐसे होंगे जो बड़े नहीं करते, तो बहुत ऐसा बिहेवियर आता है। फिर और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा ये लाइन हटा दूं, गलत ना कुछ समझ में आ जाए आपकी। ये इसमें हम नॉर्मल फंक्शनिंग में रिडक्शन देखते हैं, कोई भी चीज में, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो कोई भी नेगेटिव सिम्टम कैसे दिख सकता है, जैसे आप किसी भी पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो किसी के फ्यूनरल में खड़ा है और वहां पे हंस दे। सोच के देखिए बात कितनी ज्यादा आपको माइंड में गलत फील हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिव सिम्टम है। ऐसे लोग सिचुएशन से हटकर बात करना, सैड सिचुएशन में है तो वहां पे कोई मजाक कर देना, या हंसने वाली सिचुएशन है, कुछ अच्छा सा खुशी का माहौल चल रहा है, वहां पे कोई ऑफ बीट बात कर देना, कोई अपनी पर्सनल बात ऐसी कर देना, तो ये चीज बहुत ज्यादा होती हुई इनमें दिखती है। तो वो सारे ही सिम्टम्स नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं, जिसमें हम पर्सन के अंदर इस तरीके के इश्यू देखते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया ही कि सिजोफ्रेनिया के तो ये सब सिम्टम्स होते ही हैं। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और ये नेगेटिव सिम्टम्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगी। इनफैक्ट मैं हर वीडियो के पिन कमेंट में पूरी सीरीज डाल दूंगी, तो आप जो हमारा सिजोफ्रेनिया के 4 वीडियो का कलेक्शन है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस वीडियो में, उसे देखिएगा जरूर। एक बार देखेंगे एडिक्शन सा फील होने लगेगा, खुद मन नहीं हटेगा आपका उसको देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो उसको देखिएगा तो आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, फिर आपको लगेगा कि बेसिक बातें तो मैं वहां सब बताई चुकी हैं, हम और एडवांस लेवल पर अब समझ रहे हैं। क्योंकि जब मैं एमए में पढ़ा रही हूँ तो भले ही मैं आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीजों कर देती हूँ, इजी नोट्स भी मैंने सिंपल कर दिए हैं, लेकिन हमें एक क्लास तो मेंटेन रखनी पड़ेगी ना, कि एमए को पढ़ा रहे हैं तो एमए को ही समझ रहे हैं, और ये भी मान के चल रही हूँ कि एमए के स्टूडेंट हैं आप, तो डेफिनेटली आप अडल्टहुड में हैं तो चीजों को आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। खैर, अब वो इनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो होते ही हैं, क्योंकि आपने देखा सिजोफ्रेनिया में जेनेटिक थे, डिल्यूजन में थे, हेलुसिनेशन, सब में आपको जेनेटिक दिख रहे हैं, तो जिनकी फैमिलीज में रन करते हैं वहां करते हैं। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूड रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, तो वहां इसकी वजह से हम देखने को मिलता है। ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी देखिए, देख रहे हैं बार बार वही सब रीजंस हैं, जो आपको वही लाइन अगर एक बार याद हो गई तो बार बार आपको समझना भी नहीं है, सब में आप लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जहां पे ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज नहीं थी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, ट्रॉमा, अब्यूज, इस तरीके की चीजें पर्सन को ट्रिगर कर सकती हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज भी एक रीजन होता है, कि कोई भी पर्सन जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं उनको, अच्छा मैंने पहले शायद आपको बताया भी था, मुझे फिर ध्यान से आ गया, संजू मूवी का मैंने एग्जांपल लिया था, जिसमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बताई देती हूँ, देखिएगा, मैं इतना टाइम मत वेस्ट करेगा। सब्सटेंस अब्यूज की वजह से लोग जो होते हैं, कोकीन ज्यादा लेना या जो भी टाइप के होते हैं, इतने टाइप के होते हैं, उसकी वजह से भी पर्सन को जो है वो बहुत ज्यादा नशा रहता है और फिर वो हेलुसिनेशंस फील करता है। मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी, डिसीजेस की वजह से भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं।
तो कुल मिला के इस तरीके के हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं कहाँ तक पहुंच गई हूँ? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे मैं आ गई हूँ। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कवर कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स बचेंगे वो अगले वीडियो में आराम से कवर हो जाएंगे। एक बार मैं क्विकली टाइम देख लेती हूँ। चलिए, ये वीडियो वैसे 31 मिनट्स का हो गया है और हम आ गए हैं पेज नंबर 50 पर और 58 हमारे टोटल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे छोड़ देते हैं, ना वो वीडियो बहुत ही 15-20 मिनट का रह जाएगा। इस टॉपिक को वहां कवर करेंगे। अब आप खुद ही देखिए, लगभग मैक्सिमम 35 के अराउंड वीडियोस, एवरेज की बात करूं तो 35 के अराउंड हर वीडियो है। अब आप 35 के 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद ही और सोचिए कि बस उतने ही आवर्स आपको अपने फर्स्ट पेपर में देने हैं और उतने आवर्स बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं एग्जाम से एक दिन पहले भी। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज का, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इसके लास्ट पार्ट में। और कोई डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो डाउट ड्रॉप जरूर करिएगा कमेंट्स में, मैं आपके आंसर जरूर करूंगी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।